गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सब लोग कंफ्यूज होंगे कि 43(1) सबसेक्शन एच है क्या। आप सभी ने 43 बी के बारे में पहले भी सुना है, लेकिन आज मैं आपको 43 बी ऐसा क्लियर करने वाला हूं जिसके बाद आपको लगेगा कि आपको इतनी सारी वीडियो देखने के लिए जरूरत ही नहीं होगी। बस यही वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपने जब वीडियो देख ली, एक ब्रीफ वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, आप इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली यू विल बी श्योर दैट योर कंसेप्ट विल बी क्लियर। मैं आपको 43 बी एच के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है कि ये एप्लीकेबल किस पर है। एप्लीकेबल किस पर है? माइक्रो एंटरप्राइजेज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। लेकिन अब माइक्रो का मतलब क्या होता है? जिसकी टर्नओवर की लिमिट 5 CR है, और स्मॉल एंटरप्राइजेज मींस जिसकी टर्नओवर की लिमिट 50 CR है। माय फ्रेंड्स, अब आपको कंफ्यूज होगा कि माइक्रो स्मॉल क्या मीडियम पे भी एप्लीकेबल है या लार्ज पे भी? डोंट वरी माय फ्रेंड्स, ये कभी भी लार्ज और मीडियम पर एप्लीकेबल नहीं है। आपको बस क्या देखना है? माइक्रो एंड स्मॉल। सेकंड कंफ्यूजन क्या क्रिएट करता है दोस्तों? आपको ये लगेगा क्या ट्रेडर पे एप्लीकेबल है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है लोगों को कि क्या ट्रेडर पे एप्लीकेबल है। आप लोग अभी से एक्साइटेड हो कि सर एक्साइटमेंट है, कंफ्यूजन है, किसी को लगता है कि कैसे एप्लीकेबल होगा। माय फ्रेंड्स, एक क्लियरली याद रख लेना, ये ट्रेडर्स पर एप्लीकेबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रेडर्स हैं माइक्रो, तो इसका मतलब यह होता है कि जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसमें ट्रेडर्स में से एक्सक्लूड होता है कैटेगरी। अच्छा माय फ्रेंड्स, उसके बाद आपको एक और प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आएगी? सर ये 5 CR 10 50 CR की लिमिट है, ठीक है। अब ये एप्लीकेबल किस साल में होगा? माय फ्रेंड, जो 31 मार्च 2024 पर आपकी जो क्रेडिटर्स की लिस्ट है वो आपको चेक करनी है। ऐसा कोई क्रेडिटर्स तो नहीं है तो क्रेडिटर्स आपका 45 डेज से ज्यादा या 15 डेज से ज्यादा है, तो उस केस में ये आपके पास एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आती है प्रॉब्लम कि सर ये 45 डेज और 15 डेज का मतलब क्या है। दोस्तों वही चीज मैं आपको इतना एक ऐसा एग्जांपल बताने वाला हूं जिसके बाद आपके सारे प्रोविजंस क्लियर हो जाएंगे कि 45 डेज का मतलब क्या है, यहाँ पर 15 डेज का मतलब क्या है। तो दोस्तों मेरा एक सजेशन रहेगा, मेरा सजेशन क्या रहेगा, मैं आपको एक क्या समझाने वाला हूं, एक सीट दिखाने वाला हूं। इस सीट से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है? एग्रीमेंट। आप कहेंगे सर एग्रीमेंट, तो मेरा आप लोगों से सजेशन है, यदि आप किसी भी क्रेडिटर से गुड्स बाय करते हैं तो आप सबसे पहले एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लीजिए। यदि आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो आपको ओनली 15 डेज का टाइम मिलेगा। यदि आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको 45 डेज का टाइम मिलेगा। लेकिन आपके साथ फिर एक और प्रॉब्लम, सर अगर हमने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया लेकिन वो टाइम जो 45 डेज की जगह हमने 60 डेज का किया, तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपके लिए दोस्तों 45 डेज की ही होगी। इसका मतलब क्या है? विच एवरेज अर्लियर। एग्रीमेंट की डेट अगर एग्जिस्ट करती है तो 45 डेज, एक्चुअल डेट विच एवरेज लोअर। सपोज सेकंड एग्जांपल लेते हैं, यदि आपके पास, अगर आपने नंबर ऑफ डेज, यदि आपने उसमें एग्रीमेंट में लिखा कि 40 डेज, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको दिया 45, अल्टीमेटली आपके वहां पर 40 डेज एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इसी के लिए हम एग्रीमेंट क्वेश्चन, एक मैंने एग्जांपल की सीट बनाई हुई है, उसको आप चेक करते हैं। सेकंड दोस्तों, यदि आप एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? उसके लिए दोस्तों आपके पास जो है टोटल जो टाइम मिलेगा वो कितना टाइम मिलेगा? 15 डेज का। कितना? 15 डेज का। ठीक है दोस्तों, मैं एक छोटा, अब कहेंगे सर प्रॉब्लम की 23-24 में एप्लीकेबल है। बिल्कुल है। तो आपको क्या करना है? 23-24 में पहले आपको ये चेक करना है कि 31 मार्च 2024 को कितने क्रेडिटर्स आपके ड्यू हैं। फिर आपको उसमें चेक करना है कि वो क्रेडिटर्स में कौन सी कैटेगरी है, क्रेडिटर्स है क्या ट्रेडर्स है, तो उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। लार्ज है तो आपका इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। मीडियम है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा आगे। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि जो 15 डेज का टाइम है, 45 डेज का जो टाइम है वो कैसे एप्लीकेबल होगा? दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है? बस एक काम करना है, इसके थ्रू मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, तो उसके एग्जांपल के थ्रू आपको याद करना और अभी से प्लानिंग कर लेनी है। कोई 31 मार्च 2024 जो है बहुत क्लोजेस्ट है, इससे पहले आप प्लानिंग कर लीजिए और जितना भी क्रेडिटर्स का ड्यू है तो आप वो पेमेंट करा दीजिए। अदरवाइज वो पेमेंट क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है कि लोग कहते हैं सर डिसअलाउ हो जाएगा तो क्या होगा? दोस्तों 43B में एक आपको जी तो पता चला कि डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन वो पेमेंट यदि आप अगर पहले भी कर देते हैं, अगर पहले 45 डेज के बाद करते हैं, लेकिन 31 मार्च 2024 से पहले भी कर देते हैं, तो वो एक्सपेंसेस भी आपका अलाउ हो जाएगा। इसका मतलब सर अगर हमने 45 डेज के बाद पेमेंट किया, लेकिन वो जो डेट थी 45 डेज के बाद पेमेंट किया, लेकिन करते नेक्स्ट ईयर में जाके, तो दोस्तों इस बार जो आपका एक्सपेंसेज है वो डिसअलाउ हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर में वो एक्सपेंसेज आपका क्या होगा? अलाउ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है, तो लेकिन बट यू हैव टू अलर्ट, यू हैव टू मेक द पेमेंट विद इन टाइम लिमिट्स। ओके, छोटा सा एग्जांपल हम समझते हैं दोस्तों। सपोज अब हमारे पास देखो एक से मैंने आपके एग्जांपल्स दिए हैं। अब आपकी इनवॉइस डेट है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखा आपने 1 जनवरी जो कई सारे, तो पहला एग्जांपल देखा आपने 1 जनवरी था और इसका क्या है? नो एग्रीमेंट। नो एग्रीमेंट। अगर यहां पर एग्रीमेंट नहीं होता दोस्तों तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? मैंने बताया अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वहां कितने दिन काउंट होंगे? 15 डेज। तो इट मींस यू हैव टू मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द, कहां से? फ्रॉम द इनवॉइस डेट
पेमेंट एग्रीमेंट डेट जो भी है ना, अगर ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट, मतलब सबसे पहले जिस दिन आपका क्या हो गया गुड्स इनवॉइस, उसके अकॉर्डिंग आपको 15 डेज काउंट करने हैं, आपके 15 दिन क्या आता है 15 जनवरी। लेकिन आपने पेमेंट कब कर दिया, एक्चुअल पेमेंट डेट कब कर दिया, एक्चुअल पेमेंट डेट 10 जनवरी को, मतलब आपने टाइम पे पेमेंट कर दिया, सेम ईयर में पेमेंट कर दिया, तो आपका खर्चा क्या हो जाएगा उसी 23 24 में अलाउ हो जाएगा। ठीक है, अगला फिर एक और एग्जांपल, यदि आपने अगला एग्जांपल में क्या, फिर आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो आपको 15 जनवरी को पेमेंट करना था, लेकिन आपने कर दिया कब 25 ऑफ मार्च, तो दोस्तों ये आपका 23 24 में अलाउ होगा। क्यों, क्योंकि आपका खर्चा जो था वो आपका सेम ईयर में आपने पे कर दिया, लेकिन ड्यू डेट के बाद किया, लेकिन सेम ईयर में पे कर दिया, उस साल डिसअलाउ होकर उसी साल अलाउ होने का मतलब सेम ईयर में अलाउ हो जाएगा। अगला दोस्तों, अगर आपने अगला पेमेंट जो था आपने 1/1/24 था उसके लिए 15 जनवरी को आपको पेमेंट करना था, लेकिन आपने क्या किया 10 अप्रैल को किया, 10 अप्रैल को किया, मतलब आपने विद इन 15 डेज में पेमेंट नहीं किया, आपकी ड्यू डेट क्या थी 31 ऑफ मार्च 2024, उसके बाद यदि आपने पेमेंट किया तो उस साल के लिए खर्चा क्या हो जाएगा आपको 23 24 में डिस अलाउ। लेकिन आपने पेमेंट कब किया 24 और 25 में जाके, तो आपका क्या अलाउ हो जाएगा, खर्चा जो उस साल डिस अलाउ होकर अलाउ होगा 24 25 में। ओके माय फ्रेंड्स, उसका बताना 20 मार्च, अगर आपने 20 मार्च को एक एग्रीमेंट नहीं किया तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, 20 मार्च को एग्रीमेंट नहीं किया, यू हैव टू मेक द पेमेंट 3rd ऑफ अप्रैल 2024। उसके लिए क्या करना है आपको, 30th ऑफ मार्च 2023 को आपने पेमेंट नहीं किया तब भी, लेकिन वो खर्चा क्या हो जाएगा अलाउ, क्योंकि आपके पास 15 डेज का जो टाइम है वो नेक्स्ट ईयर में जा रहा है, वो नेक्स्ट ईयर में कब जा रहा है, इस नेक्स्ट ईयर में, इसलिए आप उस खर्चे से बच जाते, तो इसलिए वो खर्चा आपका क्या हो जाएगा इसी साल में सेम ईयर में अलाउ हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद आता है नेक्स्ट नो एग्रीमेंट, लेकिन उसकी पेमेंट थी 3rd ऑफ अप्रैल और हमने पेमेंट भी किया 2nd ऑफ अप्रैल। दोस्तों उसके लिए टाइम हमारे पास पूरा है, और इवन पहले वाले में तुमने पेमेंट भी टाइम पे कर दिया, इस बार पेमेंट भी नहीं किया, लेकिन हमारे पास डेट क्या है 3 अप्रैल पे करने, 3rd ऑफ अप्रैल, तो हमारा खर्चा सेम ईयर में अलाउ हो जाएगा। और नेक्स्ट फ्रेंड्स अगला है 20 मार्च के हिसाब से हम देखते हैं, अगर हम 15 डेज काउंट करें तो 3rd ऑफ अप्रैल आता है, उसके लिए हमने 10th ऑफ अप्रैल में पे किया, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट ईयर में ये खर्चा अलाउ हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, ये एक मैंने छोटी सी सीट बनाई थी, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बेफिक्र होकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मैं आपको उसको क्लैरिफाई कर सकता हूं, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों उसका हम देखते हैं नेक्स्ट क्या देखते हैं, अगर सपोज फर्स्ट ऑफ जनवरी 2024 पेमेंट एग्रीमेंट हमने 30 डेज का किया, तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि पेमेंट डेट तो एग्रीमेंट डेट या 45 डेज एवरेज लिया, तो हमारे पास 30 डेज का एग्रीमेंट किया कि 30 डेज में पेमेंट करना है, तो हमने सारे एग्जांपल देखो, हमने उसमें 30 डेज उसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, ना कि 45 डेट। तो अगर हम उसमें 30 डेज ऐड करते हैं तो हमारी सारी डेट क्या आती है, सपोज अगर हम एमएसएमई के अकॉर्डिंग अगर डेट बात करते हैं तो देखो सबसे पहले क्या है, अगर हम ये बात करते हैं 1st ऑफ जनवरी 30 डेज के हिसाब से हमें कब पे करना पड़ेगा, ड्यू डेट 30 जनवरी को हमें पेमेंट हो जाना चाहिए, तो एमएसएमई की डेट क्या है 30 जनवरी, लेकिन हमने पेमेंट कर दिया 25 ऑफ जनवरी, ये ऊपर की तरह एग्जांपल ही हो गया, तो आपको सेम ईयर में एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएगा। फिर हमने क्या करा, फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल, फिर हमें 30 डेज का टाइम था, 30 ऑफ जनवरी को पे करना था, लेकिन हमने क्या करा 25 मार्च को, दोस्तों हमने पेमेंट किया 30 डेज के बाद, लेकिन सेम ईयर में कर दिया, तो खर्चा हमारा फिर से अलाउ हो जाएगा 23 24 में। दोस्तों अब क्या हुआ, फिर 1st ऑफ जनवरी 30 डेज का 3rd ऑफ जनवरी को हमने क्या करा, 30 जनवरी को हमें पेमेंट करना था, लेकिन हमने पेमेंट किया 10th ऑफ अप्रैल, मतलब नेक्स्ट ईयर आफ्टर 31 मार्च 2024। इसके लिए दोस्तों क्या होगा, वो खर्चा हमारा कब अलाउ होगा, नेक्स्ट ईयर में, ना कि इस साल हमारा वो खर्चा डिस अलाउ हो जाएगा। दोस्तों फिर देखते हैं 20 मार्च के अकॉर्डिंग हमें 30 डेज का पेमेंट कब करना था 18 ऑफ अप्रैल, दोस्तों 18 ऑफ अप्रैल कर दिया, लेकिन हमने एक्चुअल पेमेंट टाइम से कर दिया, तो हमारा खर्चा तो वैसे भी सेम ईयर में जाएगा, क्योंकि हमने ऑन और बिफोर कर दिया। दोस्तों फिर नेक्स्ट 20 मार्च को था, 30 डेज के हिसाब से हमारा नेक्स्ट पेमेंट था 18th ऑफ मार्च, 18th ऑफ मार्च के अकॉर्डिंग हमने क्या करा 15th ऑफ मार्च को पे किया, दोस्तों खर्चा सेम ईयर में अलाउ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो ड्यू डेट हमारे पास अभी नेक्स्ट ईयर में चली गई 24 25 में। दोस्तों फिर 20 ऑफ मार्च 2024 की बात करें, 30 डेज के हिसाब से हमारा फर्स्ट 18th ऑफ अप्रैल का पेमेंट है, दोस्तों 18th ऑफ अप्रैल अपने आप हो गई, आप पहले पेमेंट करो चाहे बाद में, 23 24 में जो एक्सपेंसेस अलाउ होगा, एक्सपेंसेस जो था क्या हो जाएगा 23 24 में डिसअलाउ नहीं होगा, अलाउ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर में जो तो हमने टाइम पे पेमेंट करना है, चाहे लेट भी पेमेंट किया बट हमने पेमेंट कर दिया, इसलिए हमारे पास नेक्स्ट ईयर में भी वो अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब आता है 45 डेज, ये 45 डेज का क्लॉज क्या कहता है कि जो हमारे पास जो गवर्नमेंट बताया कि हमारे पास 45 डेज का अगर टाइम का मिलेगा जब हमारे पास एग्रीमेंट हो, एग्रीमेंट में तो 45 डेज क्लियर हो, यदि हमने सपोज 60 डेज अगर लिख दिया उसमें एग्रीमेंट में, तो हमारे पास जो एप्लीकेबल जो प्रोविजन है 45 डेज का हो जाएगा। जैसे इतने सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने सारे एग्जांपल 1st ऑफ जनवरी 45 डेज का, 14th ऑफ जनवरी हो गया, 14th ऑफ जनवरी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें 25 जनवरी को हमने क्या करा पेमेंट कर दिया, सेम ईयर में अलाउ हो जाएगा। अगर हम 1st ऑफ जनवरी की बात करते हैं 45 डेज का टाइम है, तो 14 जनवरी हमारे पास क्या हो गई, 14th ऑफ फेब हमारे पास ड्यू डेट हो गई पेमेंट करने के लिए, लेकिन हमने 25 मार्च को कर दिया, मतलब सेम ईयर में कर दिया, सेम ईयर में, तो हमको क्या सेम ईयर में एक्सपेंसेस अलाउ हो जाएगा। फिर आता है 1st ऑफ मार्च के अगर हमारा ड्यू डेट आई 14th ऑफ फेब, लेकिन हमने पेमेंट कर दिया 10th ऑफ अप्रैल, मतलब 10th ऑफ अप्रैल नेक्स्ट ईयर में जाके बच, तो दोस्तों हमें 14th फेब को पेमेंट करना था, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जाके यदि पेमेंट करते हैं तो खर्चा हमारा डिस अलाउ हो जाएगा।
फिर दोस्तों 20 मार्च 20 मार्च उसके बाद 40, अगर हम 45 डेज का तो हमारे पास 3rd ऑफ मई। अरे यार दोस्तों हमारे 3rd ऑफ मई आ गया। अगर इवन पेमेंट हम इस साल करें चाहे अगले साल करें, हमारे पास दोनों साल में अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर आपको टाइम कब का मिल गया? 3rd ऑफ मई, 30th ऑफ, अगर आपने मार्च में पेमेंट करा चाहे अप्रैल में करा, अब आपके सारे खर्चे अलाउ हो जाएंगे। दोस्तों इस चार्ट के बाद अगर आपको लगता है 60 डेज होता है यहाँ पर, तो अगर यहाँ 60, अगर सपोज अगर एग्रीमेंट की अगर हम करते हैं, एग्रीमेंट की डेट अगर 75 डेज होती, अगर हमारे पास अगर एग्रीमेंट की डेट यहाँ 75 डेज होती, तो फिर कितना एप्लीकेबल हो जाता दोस्तों? अगर 75 डेज की होती ना, तो फिर हमारे पास कितना एप्लीकेबल होता? यू नो, अगर बात करें 75 डेज की बात करते हैं, तो दोस्तों हमारे 75 डेज के केस में हमेशा बस कितने एप्लीकेबल? 45 डेज की कंडीशन ही लगेगी। ठीक है माय फ्रेंड्स, इस एग्जांपल से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके ओके दोस्त, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 8057525144। माय फ्रेंड्स, आपको बता देता हूं, आई एम अ टैक्सेशन एक्सपर्ट। आई हैव क्वालिफाइड CS, CMA, LLB, MCOM, MBA, बट आई विल डिस्कस अबाउट द लेटर। बट एक छोटा सा और एक एग्जांपल और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं जो आपको कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को भी रिमूव करते हैं। सपोज क्या हुआ, टोटल क्रेडिटर्स की बात करते हैं। अगर 31 ऑफ मार्च 2024 को क्रेडिटर्स जो आते हैं वो 3 CR के हैं। कितने के? 3 CR के। अब आपने एक लिस्ट देखी भाई, आपने अपने पास क्लाइंट्स आया, क्लाइंट्स की लिस्ट देखी, उसमें क्रेडिटर्स की लिस्ट चेक करिए। 3rd ऑफ कि आपके 31 ऑफ मार्च 2024 को क्रेडिटर्स जो आ रहे हो 3 CR के। दोस्तों अब उस क्रेडिटर्स में आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा, ऐसे क्रेडिटर्स देखने पड़ेंगे क्या वो 45 डेज की कंडीशन या 15 डेज की कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है नहीं। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्लाइंट्स को रिमूव करेंगे जिनके उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है। उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको क्या करेंगे, वो अमाउंट आप इसमें से लेस कर दोगे, तो आपने 1 CR का लेस कर दिया। दोस्तों फिर एक लार्ज कंपनी और लिस्टेड कंपनी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, उन पे एप्लीकेबल ही नहीं है। वो सपोज 50 लाख की थी, आपने 50 लाख आपने वो लेस कर दिया। फिर आता है दोस्तों मीडियम एंटरप्राइज, उसके लिए बताते हैं मीडियम एंटरप्राइज और लार्ज एंटरप्राइज पे एप्लीकेबल ही नहीं होता, वो आपने उसको भी लेस कर दिया। जस्ट ऑब्टेन नाउ उद्यम रजिस्ट्रेशन, आपने इमीडिएटली क्या करा, 31 मार्च से पहले 1-2 दिन पहले आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो दोस्तों उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपने वो अमाउंट भी आपने लेस कर दी। और लास्ट में गुड्स और सर्विसेज नॉट अप्रूव्ड रुपी 30 लाख। ये क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ गुड्स ना अप्रूवल बेसिस पे जाते हैं। अप्रूवल बेसिस मतलब उनकी अप्रूवल नहीं मिली, जो आपने जीएसटी में भी देखा हुआ था, वो ऐसे के गुड्स भी क्या होते हैं आपके डिसअलाउ। तो मतलब डिसअलाउ इन द सेंस अलाउ हो जाएंगे वो एक्सपेंसेस, मतलब वो आपको लेकिन लेस करने पड़ेंगे किसमें, क्रेडिटर्स में। तो अल्टीमेटली हम बात करें तो यहाँ पे आपका कितना बचता है 50 लाख। तो ये आपके 50 लाख के खर्चे क्या हो जाएंगे, डिसअलाउ। और 50 लाख की अगर बात करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज आपकी इनकम सपोज पीजीबीपी की आती है कितनी 1 CR, कितनी 1 CR, तो आपकी इनकम अब 1 CR नहीं होगी, 1 CR प्लस 50 लाख होगी। तो अल्टीमेटली आपकी जो इनकम होगी वो होगी 1.5 CR। तो माय फ्रेंड्स, आप लोगों को अवेयर रहना है और कोशिश ये करना है कि टाइमली आप उसका पेमेंट करें। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको नई नई वीडियो ऐसी मिलती रहेंगी जो आपको ब्रीफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम से पूछ सकते हैं। और मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताऊँ, आपका एक कंफ्यूजन और होगा आईटीसी के मैटर में, जीएसटी में सेक्शन 16 में बात करते हैं कि सर वो 180 डेज की कंडीशंस क्या है, वो जीएसटी में बात करते हैं, लेकिन यहाँ इनकम टैक्स के लिए बात करें, यहाँ इनकम पर प्रोविजन लग रहे हैं और वहाँ आईटीसी प्रोविजन लगता है, उसकी भी दोस्तों मैं बहुत जल्दी वीडियो डालूंगा। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करिए।